हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले अध्याय में जो है क्या किया था, प्रश्नावली 1, 2, 3, 4 बहुपद को हमने पढ़ लिया था। ठीक है। और आई होप कि आपने उसका क्या क्या होगा, वीडियो को देखकर जो है कुछ और क्वेश्चन जो हमने छोड़े हुए थे वो प्रैक्टिस किए होंगे और आपको पहला चैप्टर जो है क्लियर होगा। ठीक है। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पर डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब समझने के लिए जो अध्याय का नाम है ना, उसको तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखो, पहले देखते हैं दो चरों, मतलब इसमें हमको क्या करना है, दो टाइप के चरों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा चर राशि और अचर राशि, तो यहाँ पर दो चर कुछ भी हो सकते हैं, एक्स और वाई हो सकते हैं, वाई और जेड हो सकते हैं, जेड और एम हो सकते हैं, कोई भी जो है दो चर जो है वहां पर होंगे। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रैखिक। रैखिक का मतलब समझते होगे, जिसमें रैखिक एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें जो होता है ना चर राशि, चर राशि की जो अधिकतम घात जो होती है वो एक होती है। तो जब किसी चर की अधिकतम घात एक हो तो उसको बोलते हैं रैखिक। और फिर लास्ट में आया है देखो समीकरण। समीकरण का मतलब क्या होता है, एक ऐसा संबंध, किसके किसके बीच में संबंध, चर राशि, अचर राशि और संख्याओं के बीच के संबंध को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3x धन 4 बराबर 0, तो ये क्या है, एक समीकरण है। ठीक है। तो समीकरण क्या है, देखो नंबर भी है, चर भी है, अचर भी है, और इन सब में क्या है, एक संबंध है, इसको बोलते हैं समीकरण, इसको बोलते हैं रैखिक। और ये दो चर जो है ये होंगे। तो आई होप अब आपको अध्याय का मतलब समझ में आ गया होगा। हमको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखना है। ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा चीज जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है या बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है कि व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है। व्यंजक और समीकरण में, जैसे समीकरण का तो अंग्रेजी में इसका नाम होता है इक्वेशन होता है, व्यंजक को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो याद रखना, एक्सप्रेशन में भी क्या होता है, चर राशि और अचर राशि का संबंध होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, एक पक्ष। जैसे अगर मैं लिखूं 3x धन 2, तो इसमें एक ही पक्ष है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। और जब दो पक्ष आ जाएंगे, जैसे दूसरे साइड में यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या आ गया, शून्य आ गया, तो यहाँ पर दो पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो उसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जो है, एक्सप्रेशन मतलब एक साइड, इक्वेशन मतलब दो साइड। ठीक है। अब इसमें कुछ ज्यादा चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है, जैसा कि पहला चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं और क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना जो है हम लोग सीखते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग चाहें तो एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, सलमा, मेरे अंक क्या है, मेरे अंक तुम्हारे अंक से दो अधिक हैं और दोनों के अंकों का योग क्या है, 14 है। तो हम दोनों के कितने कितने अंक हैं। तो देखो, यहाँ पर जो दो लोगों की बात हुई है, लेकिन या तो क्वेश्चन का मिस्टेक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ही नाम लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, ऊपर लिखा है देखो, सलमा और रीमा ने बातों बातों में कुछ प्रश्नों को हल किया। तो यहाँ पर दो लड़कियां कौन कौन सी हैं, सलमा और रीमा। तो सलमा क्या बोल रही है रीमा को कि रीमा, मेरे जो अंक हैं परीक्षा में वो तुम्हारे अंक से कितने हैं, दो अधिक हैं। और रीमा और सलमा के दोनों के अंकों का योग कितना है, 14 है। तो इसको हमको हल करना है। तो क्वेश्चन को साइड में करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका हल करते हैं। ठीक है। तो दो लोगों की बात हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि रीमा के अंक, रीमा के अंक कितने हैं, मान लेते हैं x। ठीक है। आप चाहो तो ABCD भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम लोगों का आदत हो गया रहता है XYZ से, तो इसी से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो रीमा के अंक कितने हैं, x हैं। यदि रीमा के अंक x हैं तो सलमा के कितने होंगे, तो सलमा के अंक, सलमा, फिर यहाँ पर जो है सेम टू सेम, सलमा के अंक कितने होंगे, रीमा के जितने अंक है उससे दो ज्यादा। मतलब इसके अंक कितने हो जाएंगे, अगर इसके x है तो उससे दो ज्यादा। दो ज्यादा मतलब जोड़ोगे ना, गुणा नहीं करोगे। गुणा कब करते, जब ये बोलता है दो गुना है। तो जब दो गुना तीन गुना बोलता है तो गुणा करेंगे, और जब इतना ज्यादा है बोलता है तो हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है।
फिर आगे कैसे लिखोगे इसको हल करते समय, आगे लिखोगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि इन दोनों के अंकों का जो कुल योग है, मतलब रीमा के अंक धन सलमा के अंक का जो योग है ये कितना है, ये 14 है। तो x धन 2 दोनों का योग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखने के तरीके में याद रखना, जब आप दो साइड को हल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये तुल्य चिन्ह उपयोग करना है। ठीक है, तो देखो x और x ये दोनों एक ही परिवार के हैं, तो एक ही परिवार दोनों में जुड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x धन 2 बराबर 14। अब हमको तो x का मान निकालना है ताकि रीमा के अंक निकाल सके, तो इस 2 को तो इधर भेजना पड़ेगा, तो ये 2 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 2x बराबर कितना बचेगा, 12 में 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा। अब ये 2 इसको गुणा कर रहा है, तो इधर जाके इसको क्या करेगा भैया, इसको जाके भाग करेगा, तो 2 को भाग 12 को भाग दो 2 से कितना आएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, तो ये किसके अंक हैं, ये रीमा के अंक हैं, क्योंकि रीमा के अंक को हमने क्या माना था x, तो ये है रीमा के अंक। तो लिखोगे कि रीमा के अंक 6 हैं, तो सलमा सलमा के कितने होंगे, तो सलमा के कितने हो जाएंगे, इससे 2 अंक ज्यादा हो जाएगा, तो 8 अंक किसके हैं, सलमा के हैं, और 6 अंक किसके हैं, रीमा के हैं। तो इस प्रश्न का हल जो है बिल्कुल इसी तरीके से आप करोगे। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं, आंसर कितना आया, 6 आया और 8 है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2। क्यों, देखो मैं उदाहरण से शुरुआत इसलिए करता हूं ताकि प्रश्नावली में जाने से पहले जो है ना आपको समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंस हो जाए। और जनरली हम लोग क्या करते हैं स्कूल वगैरह में या जहां पढ़ते हैं सीधा प्रश्नावली हल करते हैं, तो परीक्षा में जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न प्रश्नावली में दिया वही आए, हो सकता है उदाहरण से भी क्वेश्चन आ जाए, और ऐसा ही होता है। तो उदाहरण का भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगा और हमको प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन क्लास भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप क्या होगी। एक त्रिभुज हमको दिया है, हल को साइड में हटाते हैं और त्रिभुज को रखते हैं। तो हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी, इसके कोण जैसे कोण ए कितना है x है, कोण बी कितना है एक्स स्क्वायर, नहीं x धन 40 डिग्री है और ये x धन 20 डिग्री है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं दूसरे का हल करके, प्रश्न संख्या 2 और इसके हल। तो क्या लिखोगे, पहले मैं जैसा लिख रहा हूं ना, हमेशा बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखने का प्रैक्टिस करना, तब अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तभी तो कॉपी चेक करने वाला आपसे इंप्रेस होगा। तो दिया गया है कोण ए बराबर x डिग्री दिया हुआ है ये हमको, कोण बी बराबर कितना दिया है हमको, x धन 40 डिग्री, ये किसकी वैल्यू है, कोण बी की। कोण सी कितना दिया है, कोण सी दिया है हमको x धन 20। तो हमको हर एक कोण की मान जो है क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अच्छा अब कैसे करोगे, तो आपने छोटे कक्षाओं में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, हमें ज्ञात है। ठीक है, हमें, मुझे ज्ञात है मत लिखना ना, हम क्या करना, हमें ज्ञात है लिखना, हमें ज्ञात है त्रिभुज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आप सेंटेंस को पूरा कर लेना, वाक्य पूरा कर लेना। यहाँ पर हमें ज्ञात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये लिख लेना आप लोग। तो त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन से हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब देखो भाई कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान है x, कोण बी का मान कितना है x धन 40, कोण सी का मान कितना है x धन 20 बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो जो जो एक परिवार के सदस्य जैसे दिख रहे हैं, जैसे x x x, ये तीनों एक ही परिवार के हैं, तो ये एक ही परिवार की चीजें आपस में जुड़ सकती हैं। ठीक है, और ये एक परिवार के संख्याएं संख्याएं अलग परिवार हैं, और ये चर चर अलग परिवार है। तो x x x तीनों धन में है, तो 1 रुपए धन 1 रुपए धन 1 रुपए कितने हो जाएंगे, 3 रुपए। ठीक है, और ये दोनों एक जैसे हैं, तो 40 और 20 कितने हो जाएंगे जुड़कर, ये हो जाएंगे 60, और बराबर में कितना आएगा 180। अब हमको तो इस x का मान चाहिए, तो सबको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये 60 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3x बराबर हमको क्या मिलेगा, 180 में से 60 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। अब ये जो 3 है इसको क्या कर रहा है, 3 तो इसको गुणा कर रहा है, तो इधर जाके इसको क्या करेगा भाई, इसको जाके भाग करेगा। तो 120 बटे में 3,
तो 120 बटे में 3 मतलब कितना, अरे यहाँ 3 क्यों लिखा, यहाँ आएगा x, ठीक है। सो x का मान कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 40 दिया 120, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो पहला कोण का मान यहाँ पर फिर लिखोगे अतः करके, लास्ट में मैं नहीं लिख रहा हूं, अतः कोण A का मान कितना है 40 डिग्री, और कोण B कितना होगा 40, और 40 x का मान रखोगे तो 80 होगा, 40 धन 40, तो ये कितना हो जाएगा 80 अंश। मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ ना, इसको आप ऊपर में नहीं लिखोगे, इसको आखिरी में लिखोगे, ठीक है। मैं अभी क्या है ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और 40 और 20 कितना हो जाएंगे 60। तो ये जितना चीज मैंने लिखा ना, ये अभी इसको इसके बाद लिखोगे, और लास्ट में लिख देना अतः कोण कितने हैं 40, 80 और 60 हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ गया, आंसर नहीं आया क्या, हाँ आ गया, हाँ ये देखो, x का मान कितना है 40 है, b का मान 60 है, और तीसरे का मान जो है कितना है वो जो है 80 है, वही आया था ना हमारे भी। x तो था b, x धन b, अरे ये क्वेश्चन में गलत है, ये जो है गलत छपा हुआ है, ठीक है। ये b नहीं होगा, ये c होगा, ये c होगा और ये b होगा। देखो खुद देख लो, b का मान कितना है x धन 40 है ना, तो यहाँ पर x धन 40 b के नाम पे आना चाहिए, यहाँ पर c के नाम पे दिया, और c के जगह कितना है x धन 20, तो x धन 20 ये c का मान है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेना, ये वाला होगा c का, ये वाला होगा b का, ठीक है। पुस्तक भी कई बार क्या होता है गलत कर देता है। चलो अब आगे देखो, हम लोग समीकरण बनाना जो है अभी हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे, ठीक है। और अभी तक हमने कैसे समीकरण बनाए, अभी हमने एक चर वाले हल किए है ना, अभी हमको दो चर वाले पढ़ने हैं। तो यहाँ से हमारा टॉपिक जो है क्या होगा स्टार्ट होगा, जहां पर हम लोग समीकरण बनाना जो है सीखेंगे, ठीक है। सो देखो मैं इसको साइड में कर देता हूं, और ये जो हल जो दिया है उसको मैं हटा देता हूं ताकि आप लोग इसको देख ना सको। हाँ हट गया, हाँ अब आपको प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर 3, कुछ हिरणों और कुछ सारसों के पैरों की कुल संख्या 180 है, ठीक है। अब देखो समीकरण बनाओगे कैसे, तो यहाँ पर दो जानवरों की बात की गई है, कौन कौन से, हिरण की और किसकी, सारस पक्षी के कुल पैरों की संख्या कितनी है 180 है। तो अब समीकरण कैसे बनाओगे, तो देखो उदाहरण 3 का हल। अब कितना है हिरण का पता है क्या, कितने हिरण है तुमको पता है नहीं, कितने सारस पक्षी पता है नहीं। तो जो चीज नहीं पता होता है गणित में उसको क्या किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि हिरणों की संख्या करेंगे, हिरणों की संख्या कितनी है x है, ठीक है। हिरणों की संख्या कितनी है x है, और उसी तरीके से सारस पक्षी की संख्या कितनी है y है। तो x हिरण है और y क्या है, सारस पक्षी है। अब देखो दोनों के कुल पैरों की संख्या, तो यहां पर लिखोगे प्रश्नानुसार, हिरण के कितने पैर होते हैं, एक हिरण के कितने पैर होते हैं 4, तो यहाँ कितने हिरण हैं x, तो कुल हिरणों की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4x। सारस पक्षी कितने पैर होते हैं उसके 2, तो एक सारस पक्षी के 2 पैर, तो y के कितने 2 गुणित y बराबर कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 180 है। अब देखो क्या इन दोनों समीकरणों से मैं दो उभयनिष्ठ ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल लूंगा, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ से तो 2 बाहर चलेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1y इज इक्वल टू 180। फिर ये 2 इधर जाके 180 को भाग करेगा, तो भाग करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x धन y बराबर 90। तो ये हमारा समीकरण बन गया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको अभी प्रश्न का हल नहीं मिला है ना, ठीक है। उसके बाद जो है हमको इसमें सिर्फ समीकरण बनाना जो है हमने सीखा है, तो हमारा समीकरण क्या होगा 2x धन y बराबर 90। तो इस तरीके से अगर हमको कोई प्रश्न जो है शब्दों की संख्या में दिया है तो उसको समीकरणों में बदलना जो है आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी दिए हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो हम लोग करके देख सकते हैं। जैसे आप अब आप निम्नलिखित समीकरणों को जो है बनाकर जो है हल करने की कोशिश करें। जैसे देखो, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है, क्या आपको वो दो संख्याएं पता है क्या, नहीं। तो पहली संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या मान लो y है, और दोनों का योग कितना है 8, तो पहले का आंसर आ गया। दूसरे का देखो, शशांक और उसके आयु के पिता का अंतर 30 है, हमको उनका अंतर पता है क्या, नहीं। तो शशांक का मान लेते हैं x है, उसके पिता का मान लेते हैं y है, और दोनों का अंतर कितना है माइनस कर दो 30 है,
तो अंतर 30 हो गया। एक थैले में 1 रुपए और 5 रुपए के 100 सिक्के रखे हैं, ठीक है। तो 1 रुपए और 5 रुपए के जो है कुल सिक्के कितने रखे हुए हैं, 100। लेकिन क्या पता उसमें कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, नहीं पता। तो मान लेते हैं हम लोग कि 1 रुपए के जो है x सिक्के हैं और 5 रुपए के y सिक्के हैं, और दोनों को मिलाकर कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। उसके बाद देखो, एक दुकान में 3 पेन और 4 कापियों का मूल्य 105 रुपए है। क्या आपको एक पेन की कीमत और एक कॉपी की कीमत पता है, नहीं। तो आप मान लेना कि माना कि एक पेन की कीमत है x और एक कॉपी की कीमत है y। तो यहाँ पर एक कॉपी है x और एक पेन है x और एक कॉपी है y। लेकिन यहाँ कुल कितने पेन हैं, 3 पेन। तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। उसके बाद कितनी कॉपी है, 4, तो y को 4 से गुणा कर दो। और इनका कुल मूल्य कितना है, 105 है, ठीक है। अगर एक कॉपी होता तो x करते, लेकिन 3 पेन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 कॉपी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, किसी स्थान पर मुर्गियों व कुछ गायें हैं। अब इनकी पैरों की कुल संख्या 4 है। तो मुर्गियों की संख्या मान लेना x, गायों की संख्या मान लेना y। अब मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। तो 2x, एक मुर्गी के 2 पैर, तो x मुर्गी के कितने, 2x। जैसे एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए, तो 2 चॉकलेट की कीमत गुणा कर दो। तो उसी तरीके से एक मुर्गियों की संख्या है x और एक मुर्गी के 2 पैर, तो x मुर्गी के कितने पैर, 2x, ठीक है। एक गाय में कुल गायों की संख्या 4 है, एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो y गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस y, 4y बराबर 60। तो ये बन गया हमारा समीकरण, ठीक है। सीखा आपने, इस तरीके से हमको समीकरण बनाने हैं। चलो, अब युग्म पद समीकरण जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं और फिर इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे कि एकाक जो है हम लोग प्रश्न मिल जाता हमको अच्छा सा। एक और चीज याद रखना, देखो जैसे हमने क्या किया, अभी तो हमने समीकरण बनाना सीखा। जैसे हमने ये वाला समीकरण बनाया था, कौन सा, हिरणों और सारस पक्षियों की संख्या में ये समीकरण आया था। तो यहाँ पर कितनी चर राशियां हैं, यहाँ पर 2 चर राशियां हैं, एक तो x है और एक y है। तो ये समीकरण तब तक हल नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर एक और समीकरण ना आ जाए। इसका तात्पर्य क्या है, आपको समझ में आया। अगर किसी समीकरण में 2 चर हैं तो उन समीकरणों को हल करने के लिए 2 समीकरणों की जरूरत है। जैसे यहाँ पर 2 चर कौन से हैं, x और y। तो ये एक ही समीकरण से हल नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। तो एक चीज पक्का अपने दिमाग में रखना कि जितने चर राशियां हैं उतनी ही क्या होने चाहिए, समीकरणों की संख्या होनी चाहिए। अगर 3 चर वाले समीकरण हैं तो उनका मान निकालने के लिए तुम्हारे पास 3 समीकरण होना चाहिए। अगर 5 चर राशियां हैं तो उसको हल करने के लिए 5 समीकरण होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, हमारे पास पहला इक्वेशन ये आया था। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि कुल हिरणों और कुछ सारस पक्षियों की संख्या बताओ, तो क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x एक चर है, y एक चर है, 2 चर हैं, तो 2 समीकरण होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक ही है। तो देखो, इसी से हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, और हमको जो है इसको हल करने के लिए दूसरा परिस्थिति कहीं ना कहीं हमको दिया होगा, तभी हम लोग इसको हल कर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ देखो, नोट करो, यहाँ देखो क्या दिया है। अब हिरणों की संख्या, हिरणों की आंखों की संख्या प्लस सारस पक्षियों की आंखों की संख्या कितनी है, 120 है। अब इसको साइड में करते हैं। तो एक समीकरण हमारे पास ऑलरेडी था, कहां गया वो समीकरण, हाँ यही था ना। हाँ देखो, अभी हमको पैरों की संख्या से हमने ये समीकरण निकाला। अब प्रश्न में बोल रहा है कि उनकी आंखों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, फिर भूल गया, उसकी आंखों की संख्या, आंखों की संख्या, प्रश्न कहाँ है, 120 है। कुल आंखों की संख्या कितनी है, 120 है। तो देखो, अब एक हिरण के कितने आंख होंगे, 2 ही तो आंख होंगे, ठीक है। और सारस के कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो देखो, हिरणों की संख्या x है और एक हिरण के 2 आंख हैं,
ठीक है, एक हिरण के 2 आंख हैं, तो x हिरण के कितनी आंखें हो जाएंगी? 2x। x कुल सारसों की संख्या y है और एक सारस के 2 आंख है, तो y सारस के कितने हो जाएंगे? 2y। और इन दोनों का जो है वो कितना है? 120 है। कुल संख्या आंखों की 120 है। अब आप चाहो तो इन दोनों से क्या कर सकते हो? 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हो, और उभयनिष्ठ जब निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा? x धन y बराबर 120 बचेगा। और ये 2 जो है क्या होगा? इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो क्या मिलेगा हमको? x प्लस वाई बराबर 60। अब देखो हमारे पास 2 समीकरण हो गए, एक तो ये और दूसरा ये, और चर राशियां कितनी हैं? 2। तो अब इन दोनों को हल करके हम लोग हिरणों की संख्या और सारस पक्षियों की संख्या जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2 चर राशियों के लिए 2 समीकरण की जरूरत पड़ती ही है। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, मेनली 2 तरीके होते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके 3 तरीके और होते हैं। तो उसी तरीकों को देखते हैं हम लोग। तो पहला तरीका है इनको हल करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, और जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आलेखी विधि। तो हल करने का तरीका क्या समझ में आ गया? पहला तरीका है हमारा आलेखी विधि, दूसरा होगा हमारा बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो आलेखी विधि में कैसे हल करते हैं? देखो 2 समीकरण ऊपर ही है, मैं ऊपर में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ग्राफ जो है, ग्राफ आपके पास होगा तो ग्राफ की जो है आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, नहीं होगी तो आप अपने कॉपी में खुद ग्राफ बना सकते हो। कैसे करोगे? देखो ये 2 समीकरण है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि दोनों को एक साथ देखने में क्या हो? आसानी हो। 2x धन y बराबर 90। ठीक है, 90 है, 2x धन y बराबर, और x धन y बराबर 60। इन्हीं दोनों को हमको ग्राफ में दर्शाना है। तो देखो किसी भी चीज को अगर आप ग्राफ में दर्शाना चाहते हो तो ग्राफ में दर्शाने के लिए आपको क्या चीज पता होना चाहिए? आपको ग्राफ के बिंदुएं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसके बिंदुएं निकालेंगे। और किसी भी समीकरण का बिंदु निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, ऐसा एक टेबल बनाओगे। ठीक है, यहां रखोगे x, क्योंकि x है एक, दूसरा चर राशि क्या है? y। एक बार क्या करना, x के जगह 0 रखना। ठीक है, तो देखो इसमें जब x के जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणित 0 धन y बराबर 90। तो ये तो गुणा हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो जब x का मान 0 है तो y का मान कितना आ गया? 90। एक बार y का मान 0 रख दो, तो जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 90। 2x बराबर आ जाएगा 90, क्योंकि y तो 0 है, तो ये 2 इधर जाके भाग देगा तो कितना आ जाएगा? 45। तो बिंदुएं कैसे निकालती हैं समझ में आ गया? पहली बार में x का मान 0 रख देना और y के मान निकाल लेना, दूसरे में जो है y का मान 0 रख देना और x का मान निकाल देना। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या सर हम लोग 2 ही बार निकालेंगे? तो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ग्राफ में किसी भी समीकरणों को अगर दर्शाना है तो ग्राफ में किसी समीकरण को दर्शाने के लिए कम से कम 2 बिंदुएं हमको ज्ञात होनी चाहिए, कम से कम 2 बिंदुएं। तो 2 बिंदुएं हमको पता चल गई, कौन कौन सी है? तो पहली बिंदु है 0,90, क्योंकि जब भी हम लोग बिंदुओं को लिखते हैं तो पहला हम लोग किसको लिखते हैं? एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई को। और दूसरा वाला बिंदु हमारे पास क्या है? 45,0। तो ये 2 बिंदुएं इस समीकरण के लिए है। उसी तरीके से आप इसके लिए भी क्या करोगे? आलेखी विधि से जो है 2 बिंदुओं निकालोगे, क्योंकि आपको इसको दर्शाना है ग्राफ में, तो ग्राफ में दर्शाने के लिए समीकरण के बिंदुएं पता होनी चाहिए। तो x और y, यहाँ पर भी एक बार x का मान 0 रख दो तो x 0 हो गया, तो क्या बचा? y बराबर 60। एक बार y 0 रख दो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो इसकी बिंदुएं क्या हो गई? इसकी बिंदुएं हो गई, पहली बिंदु हो गई 0,60, और ये देखो, और दूसरी बिंदु क्या हो गई? 60,0 हो गया ये। अब आप ग्राफ कैसे बनाओगे वो देखो। तो ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपके पास ग्राफ है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। एक ऐसा लाइन खींचना लंबा सा, ठीक है, और एक और लाइन खींचना इस पर परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत। ठीक है, इस तरीके से आप खींच लेना। ये आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, ये आपका क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखो जो बिंदुएं हमको दर्शानी है उसके मानों पे थोड़ा सा तुलना करो, उसके मान किसके किसके बराबर हैं? ये 90 है, ये 45 है, ये 60 और 60 है। तो कितने कितने का गैप लेंगे हम लोग? तो अगर हम लोग 10-10 का गैप लेते हैं तो भी आ जाएगा, 20-20 का गैप लेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम कितने का गैप जो है लेना चाहते हो। तो मान लो मैं ले लेता हूँ 20-20 का, तो यहाँ 0 है, यहाँ पर आ जाएगा 20, 20-20 का अंतराल जो है मैंने ले लिया।
अब आप यहाँ पर जब बनाओगे तो 20 सेंटीमीटर को एक पॉइंट मत मान लेना भैया, तुम क्या करना, 1 सेंटीमीटर ही लेना, यहां से लेके यहां तक एक एक सेंटीमीटर में इसको तोड़ना, लेकिन एक एक सेंटीमीटर के मान को तुम क्या मान लेना, इस तरीके से जो है बढ़ाते जाना। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से वाई में भी एक एक सेंटीमीटर में ऐसे बांटोगे, पहले एक एक सेंटीमीटर ऐसे ऐसे करके बांटोगे। फिर यहाँ पर लिख देना 20, फिर यहाँ लिखना 40, फिर यहाँ लिखना 60, अंतर जो है 80, ठीक है, यहाँ लिखना 100, और यहाँ पर लिख देना पैमाना करके। ये चीज नहीं भूलना है आपको, ठीक है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, ग्राफ तो बनाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। पैमाना, पैमाना तुमने क्या किया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में करके लिख देना, दोनों अक्ष में किया है ना आपने। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में तुमने जो 1 सेंटीमीटर लिया है वो किसको दिखा रहा है, 20 इकाई को जो है दिखा रहा है। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस तो एक एक सेंटीमीटर का है ना, और तुमने कितना कितना लिखा है, 20। इसका मतलब क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर है वो किसको बता रहा है, 20 इकाई को जो है बता रहा है। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई। अगर आप 10-10 का गैप लोगे तो आप क्या कर देना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, या अगर आप 5-5 का लोगे तो जो जो लोगे आप उस हिसाब से यहाँ पर पैमाना बता देना। अगर तुम लोग 2 सेंटीमीटर को जो है 10 मान रहे हो तो लिख देना कि 2 सेंटीमीटर बराबर 20, या 2 सेंटीमीटर बराबर 10, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। लेकिन ऐसा लाइन खींचना जिससे ये बिंदुएं आ सके। अब पता चला तुम 2-2 का गैप ले रहे हो और कहां तक जाना है, 90 तक, तो कितना लाइन खींचना पड़ेगा, 45 लाइन ऐसा 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 खींचना पड़ेगा। वो संभव नहीं है, तो आप बड़ा बड़ा गैप भी ले सकते हो अगर बड़ा बड़ा बिंदुएं हैं तो देखो, पहले समीकरण को दर्शाने के लिए बिंदुएं क्या है, 0, एक्स एक्सिस में क्या 0 और वाई एक्सिस में कितना 90। तो ये रहा। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होता है, अगर x की वैल्यू 0 है मतलब ये कौन सा है, ये y अक्ष की बात हो रही है। ठीक है, और अगर मैं बोलूंगा कि y बराबर 0 मतलब वो कौन सा अक्ष को दिखा रहा होगा, x अक्ष को। मतलब क्या है कि x अक्ष में y का मान 0 होता है और y अक्ष में x का मान 0 होता है, उल्टा। तो देखो, x का मान तो 0 है तो x का मान हमारा 0 ही होगा, इसी एक्सिस में कहीं ना कहीं पर आएगा। उसके बाद y का मान है 90, तो ये तो 80 है तो ये 90, तो ये बीच वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर दर्शा देना 0,90। ठीक है, आप चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो a। दूसरा बिंदु कितना है, x अक्ष में 45 और y के मान 0, तो y का मान 0 तो इसी एक्सिस में होता है, तो ये 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ आएगा 50, 50 का और बीच का पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा b वाला पॉइंट, और इस b का मान कितना होगा 45,0 होगा ये। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को जो है जोड़ना है, इन दोनों को जो है आपको यहाँ से ऐसे लाइन से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे ना, मैं यहाँ डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, एक प्रॉपर ऐसा सीधा लाइन से जो है जोड़ोगे इसको। ठीक है, और इसके ऊपर में या इसके साइड में इसका समीकरण लिख देना कि ये कौन सा समीकरण है, कौन से समीकरण का रेखा है ये, तो 2x धन y बराबर ये है 90 का जो है रेखा है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा देखो, दूसरे समीकरण को अगर दर्शाना है तो क्या करोगे, उसके लिए बिंदु क्या है 0,60, मतलब x एक्सिस में 0 और y की वैल्यू 60, तो ये कहाँ है, ये है, तो इसका नाम दे देना c और इसका मान लिख देना कितना है 0,60। आपको नीट एंड क्लीन बनानी है ना, मैं यहाँ पर जो है नीट एंड क्लीन बराबर डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको वैसा बनाना है। उसके बाद देखो दूसरा बिंदु कितना है, x अक्ष में 60, पहला वाला x अक्ष होता है, दूसरा वाला y होता है, तो यहाँ 60 और y एक्सिस में ही तो x का मान 0 होता है ना, तो ये हो जाएगा d, और d का मान कितना है 60,0। ठीक है, अब ये बिंदु और ये बिंदु को जोड़ दो, ये ऐसा तीर चिन्ह लगाओगे, ये ऐसा तीर चिन्ह, और फिर इसके में इसका समीकरण लिख दो। इसका समीकरण क्या है, x धन y बराबर 60। अब हल कहाँ है, तो हल है, ये देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर आपका हल होगा। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको x का मान चाहिए तो इस बिंदु को ऐसे नीचे ढूंढोगे कि ये नीचे जो है x अक्ष को कहां पे काट रहा है। ठीक है, उसकी उसी तरीके से आप y अक्ष को देखोगे कि ये y अक्ष में कहां काट रहा है। तो अगर आप x अक्ष में देखोगे, अगर आपने सही ग्राफ बनाया होगा तो ये कहां पे काट रहा होगा, 30 पर काट रहा होगा, और ये कहां पर काट रहा होगा, नहीं नहीं 30 पर नहीं,
अब आप ग्राफ जो बनाओगे ना उसी हिसाब से आप समझ जाना कि कितना है। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो है 30 होगा, x का मान 30 होगा, और हाँ एग्जैक्ट आ रहा है 30 पे लगभग लगभग, और y का मान 40 होगा। तो x का मान जब आप नीचे मिलाए तो आपका x का मान कितना मिला, 30 मिला, और y का मान कितना मिला, 40 मिला। तो लिखोगे अतः x का मान 30 और y का मान 40, मतलब हिरणों की संख्या 30 है और सारस पक्षियों की संख्या कितनी है, 40। तो ये है हिरणों की संख्या और ये है सारस पक्षियों की संख्या। तो इस तरीके से हल किया जाता है। तो इस विधि को बोला जाता है आलेखी विधि बोला जाता है। जो समीकरण वापिस से क्या क्या करना है, पहले तो प्रश्न को पढ़कर दो समीकरण निकालना है, दो समीकरण हमको ये और ये मिल गए, उसके बाद उन समीकरणों में बिंदु ढूंढना है। तो बिंदु कैसे ढूंढोगे, एक टेबल बनाओगे, एक्स और वाई लिखोगे, एक बार एक्स का मान 0 रख देना, फिर वाई का मान निकल जाएगा, एक बार वाई का मान 0 रख देना, एक्स का मान निकल जाएगा। तो दो बिंदुएं मिल जाएंगे आपको पहले समीकरण से। उसी तरीके से दूसरे समीकरण में भी एक बार x का मान रख देना 0, एक तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y का मान 0 रख देना, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो दूसरा बिंदु निकल जाएगा। अब दोनों बिंदुओं को जोड़ देना। अब ऐसा मत करना कि इसका पहला बिंदु और इसके पहले बिंदु को जोड़ दिए, ऐसा डेढ़ होशियारी नहीं। इसी के दो बिंदुओं को जोड़ना है और इसी के दो बिंदुओं को जोड़ना है। जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहां से लाइन नीचे खींच दोगे तो x का मान निकल जाएगा, और इधर खींच दोगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं x और y के मान कितने आए हैं आलेखी विधि से। हाँ, x का मान 30 है और y का मान y का मान 30, दोनों का मान 30 आया है। कुछ और तो नहीं देख लिया मैं। सारस पक्षियों की संख्या 30, x का मान भी 30। अच्छा, तो हो सकता है कि मैंने जो ग्राफ जो ड्रॉ किया है उसमें मेरे को बिंदु सही सही नहीं मिला होगा। ठीक है, मतलब ये देखो, ये डिस्टेंस जो है जब आप मिलाओगे ना, देखो मेरे से वही गलती हुआ है शायद। हाँ, कि ये वाला जो y वाला जो मिलाओगे तो ये 40 पर नहीं मिलेगा, ये हो सकता है 30 पर मिलेगा। मैंने आपको बोला था ना कि मैंने ये जो दूरियां हैं ये बराबर बराबर नहीं मापी है। मतलब एक अक्ष में कुछ दूरियां हैं, देखो x में इतना बड़ा बड़ा मैंने ले लिया और y में इतना छोटा छोटा लिया, इसीलिए आंसर गलत आ गया है मेरा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस में जितनी दूरी लोगे ना उतनी ही दूरी किस में रखोगे, y में रखोगे। तो ये y वाला आपको कहां पर मिलेगा, 30 पे मिलेगा। तो y का भी मान कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, मैंने ये सिर्फ रफली आपको समझाने के लिए बताया। आप इक्वल इक्वल डिस्टेंस लोगे y एक्सिस में, और जो डिस्टेंस y एक्सिस में रखोगे उतना ही डिस्टेंस x एक्सिस में ही रखोगे, नहीं तो आपका आंसर मेरे जैसा गलत आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के गैप में अगर x एक्सिस है तो y एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर के गैप में होना चाहिए। ठीक है, तब आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 जो है आएगी। ठीक है, देख लेना आप बुक में, देखो जैसा ग्राफ बना है, देखो बुक का ग्राफ आपको एग्जैक्ट मिलेगा। देखो हाँ, यहाँ पर जो है, कहाँ गए इसका ग्राफ, कहाँ गए हिरन वाला ग्राफ, कहाँ गया, इसको बनाया ही नहीं है क्या। हाँ, उसका ग्राफ बनाया ही नहीं है, इसको दूसरे तरीके से बनाया, मेरे ख्याल से बनाया होगा। हाँ हाँ, ये देखो ये देखो, ये है हिरन वाला। ठीक है, हिरन वाला जो है, जो भी आपका आंसर आया है 30,30 आया। देखो ये दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइनें यहाँ पर काटी, इसको आप x एक्सिस पर मिलाओगे 30 पर, और y एक्सिस पे मिलाओगे तो भी ये लगभग लगभग 30 पर जो है आएगा। ये बिंदु जो है यहाँ से ऐसे नीचे जाएगी तो 30 पर आएगा। ठीक है, वो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, उसको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन दूरियां x एक्सिस और y एक्सिस में समान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। इसी तरीके से आपको बाकी सारे ग्राफ जो है बनाने हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमको यहाँ पर समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है पूछता है, और एक एक नंबर से ही हमारा मार्क्स जो है क्या होता है, जुड़ता है। जब मैं कक्षा 10वीं में था तो मेरे जो है मैथ्स में जो है कितने मार्क्स है, मेरे मैथ्स में जो है 100 में से 99 मार्क्स है, 99 मार्क्स है। ठीक है, मेरा एक नंबर जो कटा था इसी कारण से जो है कटा था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, आज से लगभग लगभग 10-12 साल पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। एक प्रश्न आया था एक नंबर का, तो मैंने क्या किया था, उसको गलत कर दिया था। और ऐसे ही छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चन आता है एक एक नंबर से, तो इसी वजह से मेरा एक नंबर जो उसमें कटा हुआ था। ठीक है, नहीं तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 होते। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये जितना चीज मैं अभी बताने वाला हूँ ना, इस बक्से में जो दिया हुआ है और अभी जो मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना है और सुनना है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा आप एक नंबर की गलती करो और आपका मार्क्स 100 से 99 हो जाए। ठीक है,
सेंचुरी बनाकर आउट होना क्रिकेट में अलग बात होता है, और 99 पर रन आउट होना या बोल्ड होना ये अलग बात है। ठीक है, सचिन को देख लो कितने बार 99 में आउट हुआ है, लेकिन एक ही अंक कम है, लेकिन 99 बोलने से जो है क्या लगता है, अरे कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहीं पे 100 आउट ऑफ 100 में बोलते तो क्या बात है, ऐसा फील होता है ना। तो जिस तरीके से 99 में आउट होने की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, उसी तरीके से आप वो गलती नहीं करोगे। चलो पहला देखो, अभी हमने जितने भी रेखाएं हमको समीकरण मिली उसको ग्राफ में हमने दर्शाया, तो ग्राफ में तो हम लोग हर बार दर्शाएंगे। जब ग्राफ में हम लोग समीकरणों को दर्शाएंगे तो कुछ कुछ स्थितियां हमको मिलेगी, जैसे जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तब समीकरण का अद्वितीय हल होगा। समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जैसे अभी हिरण और उसको हमने सॉल्व किया था, तो दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही थी, ऐसे काट रही थी ना। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस समीकरण के हल क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय मतलब उसमें x का एक मान होगा और y का एक मान होगा, एक एक से ज्यादा मान जो है नहीं होंगे। x की एक पर्टिकुलर वैल्यू और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है होगी। तो याद रखना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो अद्वितीय हल। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समांतर हो, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे से ऐसे हो, एक दूसरे से पैरेलल हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ये दोनों रेखाएं ऐसे भी हो सकते हैं, बस वो दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी, समांतर होंगी। और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, अनंत पर काटती हैं। तो अगर हमको समीकरणों को ग्राफ में दर्शाने के बाद जो है हमको इस तरीके से रेखाएं मिलती हैं, तो उस समीकरण का कोई भी हल जो है नहीं होगा। यहाँ पर याद रखना, अगर दो रेखाएं समांतर मिल गई ग्राफ में तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। आप दिन रात मेहनत कर लो, सर पटक लो, कुछ भी कर लो, आपको उसका हल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब काटेंगी तो एक एक हल मिलेंगे, और जब दोनों समांतर हो जाएंगी तो एक भी हल जो है नहीं मिलेंगे। तीसरा है, देखो तीसरा चीज और इंपॉर्टेंट है, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समपाती हो। समपाती का मतलब क्या होता है कि मान लो एक समीकरण का रेखा ये आया, दूसरे समीकरण का जो रेखा है वो भी इसी के ऊपर में मिल गया, सेम टू सेम मिल गया, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। ठीक है, तो अब उस समीकरणों के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। उस समीकरण के कितने हल होंगे भाई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो तीन केसेस, अगर रेखाएं एक दूसरे को काटी तो अद्वितीय हल, मतलब एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। जब दोनों समांतर हो जाएंगी तो कोई हल नहीं। जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, जैसे इस केस में देखो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर में आ गई, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर में आ गई, तो ऐसे समीकरणों के कितने हल होंगे, अनंत हल जो है होंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग सीधे आते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, एक तो आपको समीकरण बनाना अगर आ गया, उसके बाद जो है आपको उसको ग्राफ में इजीली क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो। मजा आता है वैसे तो ग्राफ में ड्रॉ करने में हमको बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1, प्रश्नावली 1.1 का जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है क्या, नहीं नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का थोड़ा सा लंबाई बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप रोक रोक कर देख लेना, लेकिन इस अध्याय को जो है हम लोग यहीं पर जो है क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ये ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो है अगले वीडियोस में जो है हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, देखो, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं, मैं आपको समीकरण निकाल निकाल के बता देता हूं, उसके बाद उसको आप ग्राफ में आसानी से दर्शा सकते हो। ऐसा करते हैं, हाँ चलो देखो, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। अब देखो, एक विद्यालय का कोई क्रिकेट का कोच है जिसने किसी दुकान से 3 बल्ला और 6 गेंदे जब खरीदी तो उसको कितने का पड़ा, 3900। लेकिन जब एक बल्ला और 2 गेंदे खरीदी तो कितना पड़ा, 1300 का। तो बताओ, बोल रहा है कि इसको क्या करना है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है, कोई बात नहीं, समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो पहला देखो, क्या आपको बल्ले और गेंदों की संख्या पता है क्या, नहीं पता है, तो माना कि नहीं, कीमत पता है क्या, बल्ले तो पता है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे हैं, क्या उनकी कीमतें पता है, नहीं पता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं। माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत 100 रुपए है। अब नहीं पता है तो एक्स तो मानेंगे ही, ठीक है, 100 रुपए है।
एक बल्ले की कीमत। उसी तरीके से एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितना है, y रुपए है। ठीक है, अब देखो इसने पहले केस में पहले स्थिति में कितना गेंद खरीदा, तो प्रश्नानुसार पहले केस में 3 बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत x रुपए, तो 3 बल्ले की कीमत 3x, एक गेंद की कीमत y, तो 6 गेंद की कीमत 6y, और दोनों को मिलाकर उसने कितना पैसा दिया, दोनों को मिलाकर उसने 3,900 रुपए दिए। यह है हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगर आप इसको और हल करना चाहो तो दोनों से क्या हो सकता है, 3 उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो x और यहाँ कितना बचेगा 2y बराबर 3,900। अब ये 3,000 जाके डिवाइड करेगा, तो x प्लस 2y बराबर 3 से जब भाग देगा तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, तो 1300। अब इसको ना देकर समीकरण इसको दे देते हैं। ठीक, फिर सेकंड केस में क्या है, एक बल्ला 2 गेंदे तथा एक की कीमत x, तो एक की भी कीमत x प्लस कितने हैं 2 गेंदे, तो 2y बराबर 1300। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। बस हमको इतना काम करना है, दोनों समीकरण बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी समस्या नहीं हो, क्वेश्चन देने वाले की समस्या है। ठीक है, बस हमको समीकरण के रूप में लिखना था, इसको ग्राफ विधि से तो हल नहीं करना है। ठीक है, तो बस खत्म हो गया हमारा काम। चलो अब इसी तरीके से मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का योग 16 और उसका अंतर 8 है, क्या दो संख्याएं आपको पता है, नहीं पता है तो मान लो कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार इन दोनों का योग मतलब x धन y, योग मतलब जोड़ना कितना है 16, समीकरण नंबर 1। उन दोनों का अंतर मतलब x माइनस y कितना है 8, मिल गया दो समीकरण, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलो उसी तरीके से देखो, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत 160 रुपए था। उसी दुकान पर 4 किलो सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का कीमत 300 रुपए था। अब देखो, अब यहाँ पर कितना केजी सेब खरीदा 2 केजी, कितना अंगूर खरीदा 1 केजी, कितना पैसा दिया 160 रुपए। जब दूसरी बार वो 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो अंगूर खरीदा तो कितना पड़ा उसको 300। तो क्या हमको अभी 1 किलो सेब की कीमत पता है, नहीं। क्या हमको 1 किलो अंगूर की कीमत पता है, नहीं। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि 1 केजी जो अंगूर है, ठीक है, 1 केजी क्या है अंगूर, 1 केजी अंगूर की कीमत 100 रुपए है, और 1 केजी क्या है सेब। पहले कौन है, अच्छा पहले सेब दिया है, हाँ तो सेब को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी x मानो किसी को भी y मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले x दिया है, सेब दिया है, तो सेब का कीमत 100 रुपए है, अंगूर का कीमत y रुपए है। तो पहली बार उसने कितना किलो सेब खरीदा 2 किलो, तो 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपए, तो 2 किलो सेब की कीमत कितनी हो जाएगी 2x। उसके बाद 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर की कीमत तो y रुपए है भैया, तो y ही होगा, और कितना पैसा दिया 160 रुपए, समीकरण नंबर 1। दूसरे केस में 4 किलो सेब, तो 1 किलो सेब की कीमत x, तो 4 किलो सेब की कीमत कितना 4 गुना, और 2 किलो अंगूर, तो 2y बराबर कितना है 300। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, ये चलो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आपको आयु वाला क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना होगी। देखो इस क्वेश्चन में मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इस टाइप के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो बच्चे क्वेश्चन के सेंटेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं, उसी को जो है क्वेश्चन को बार बार जो है पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्या है, बार बार इसका पुत्री उसका पुत्री, इसका आयु, ठीक है। तो लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन है इजी। जब मैं भी पढ़ता था ना, तो मैं भी उस समय कंफ्यूज हो जाता था, अरे पुत्र पुत्री, अभी तो ये चालू हुआ है ना, माता पिता भाई बहन वाला बहुत सारा प्रश्न आता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो मैं आपको तरीका बताऊंगा इसको हल करने का। जब आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, कभी भी आप क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। ठीक है, चलो आयु वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप तो सबसे पहले क्या करोगे, वर्तमान आयु मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस लोगों की बात हुई है, नरेश की और उसकी पुत्री की। तो आप यहाँ पर हल कैसे करोगे, देखो बड़े आराम से करते हैं।
माना कि नरेश की आयु नहीं, नरेश की वर्तमान आयु, नरेश की वर्तमान आयु कितनी है, x मान लेते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। सेम माना कि नरेश की पुत्री की आयु कितनी है, y है। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष उसके पापा की है, मतलब नरेश की, आयु कितनी है उसकी पुत्री की, ठीक है। अब देखो, हमेशा क्वेश्चन कुछ भी दे पहले तो वर्तमान आयु मानोगे, 2 आदमी दिया तो 2 आदमी की, 3 आदमी दिया तो 3 आदमी की वर्तमान आयु मानोगे। अब उसके बाद देखो 7 साल पहले बोल रहा है ना, नरेश अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 साल पहले। अब एक बात बताओ, अगर अभी आपकी उम्र कितनी है, आप कक्षा 10वीं में जाने वाले हो, मतलब 10 और 5 15 साल, 14 या 15 साल आपकी उम्र होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल पहले तुम्हारी उम्र कितनी रही होगी, तो क्या बोलोगे, बोलोगे कि 10 साल रही होगी। कैसे पता चल गया, 5 साल पहले बोला तो माइनस कर दिए। तो जब तुमको बोलेगा कि इतने साल पहले बोलेगा, तो आपको भी क्या करना है, उसके वर्तमान आयु से उसको माइनस करना है। तो देखो यहां पर क्या बोला इसने, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले। तो अगर अभी इसकी एज जो है x ईयर है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 7। इसकी आयु कितनी रही होगी, y माइनस 7। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरी आयु अभी जो है 25 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, अगर मेरे को ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है। और मैं जानना चाहूंगी कि 5 साल बाद मेरा आयु कितना होगा, भविष्य काल में कितना होगा। तो जब आगे की सोचेंगे तो प्लस करेंगे और पीछे की सोचेंगे तो माइनस करेंगे। तो फिर यहां पर लिखोगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले नरेश की आयु, अगर उसकी वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, कितनी रही होगी, x माइनस 7 रही होगी, x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। उसी तरीके से उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी, अगर अभी y है तो 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी, y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 7 साल पहले का। अब ऐसा मत करना कि नरेश में ही 7 माइनस करो, इसमें भी तो माइनस करोगे ना भैया। अब ऐसा थोड़ी कि उसकी पुत्री के लिए आयु नियत हो जाएगी और उसके बाप का ही आयु घटेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, 7 साल पहले मेरी आयु मतलब नरेश की आयु तुम्हारी मतलब उसकी पुत्री की आयु से 7 गुना थी। तो यहां पर क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, कंफ्यूज नहीं होना, देखो सेंटेंस को बार बार पढ़ो, प्रश्न को पढ़ो कि नरेश की आयु 7 साल पहले कितनी है, x माइनस 7 है। उसकी पुत्री की आयु उस समय कितनी थी, y माइनस 7। तो जब 7 साल पहले नरेश की जो भी आयु थी, उसकी पुत्री की आयु का कितना था, 7 गुना था। तो यहां पर बहुत लोग क्या करते हैं, 7y कर देते हैं, सिर्फ 7y कर देते हैं, जो कि गलत है। तो अगर इसका 7 वर्ष पहले ले रहे हो तो इसका भी तो 7 वर्ष पहले लोगे ना, ठीक है। तो देखो अब इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, 7 का गुणा हो जाएगा तो 7 गुणित y कितना हो जाएगा, 7y, ठीक है। और 7 7 कितना हो जाएगा, माइनस 49, होगा कि नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो एक साइड ले आते हैं, दोनों साइड है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक साइड जो है इसको हम लोग ले आते हैं। चलो थोड़ा साइड में कर देते हैं इसको। तो अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये, हाँ यहाँ पर संख्याओं को एक साथ करते हैं और चर को एक साथ करते हैं, तो x को इधर ही रहने देते हैं। ये 7y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, माइनस 49, ठीक है। और माइनस 7 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 होगा, स्थानांतरण होगा, तो ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 7y बराबर 49 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 42 बचेगा, ठीक है। अब आप चाहो तो माइनस 42 को इधर ले आ सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। यह है एक समीकरण। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब देखो क्वेश्चन फिर वापस आते हैं। अब यहां पर देखो 7 गुना थी, ये तो हमने हल कर लिया। अब और अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की। तो भविष्य में उम्र घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है। और किस में प्लस करना है, वर्तमान आयु में। जैसे अभी तुम्हारी एज 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 18 होगी। तो उसी तरीके से
3 साल बाद मेरी आयु मतलब नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आगे सेंटेंस लिखोगे, आप एक कथन लिखोगे कि 3 वर्ष पश्चात नरेश की आयु 3 वर्ष पश्चात नरेश की आयु कितनी होगी? अगर वर्तमान आयु अगर x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x धन 3 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है, इधर से है, उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y धन 3। फिर से प्रश्नानुसार y धन 3, फिर से यहाँ पर प्रश्नानुसार इसकी जो एज है वो उसकी पुत्री के एज का 3 गुना, ठीक है। ये नरेश की आयु, ये उसकी बेटी की आयु का 3 गुना 3 वर्ष बाद। अब इसको हल करते हैं, x धन 3, 3 को गुणा करो तो 3 गुणित y 3y, 3 तिया 9, पक्षांतर करते हैं तो 3y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 3y, तो x माइनस 3y, ये इधर जाके प्लस 3 इधर जाके माइनस, तो 9 माइनस 3, ठीक है। चलो अब ये है x माइनस 3y, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 6। तो ये है हमारा दूसरा समीकरण। और पहला समीकरण कौन सा है? पहला समीकरण है ये x माइनस 7y धन बराबर 0, अरे बराबर 0 और क्यों लिखा हूं मैं? अच्छा हाँ, 42 को इधर ले आए हैं ना, ठीक ठीक ठीक। तो ये जो है पहला समीकरण है और ये जो है दूसरा है। आप चाहो तो प्लस 6 को इधर लाकर माइनस 6 लगाकर राइट हैंड साइड में 0 भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमको 2 समीकरण जो है यहां से मिल गए, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा हल। अब जो है एक ही क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं, ठीक है। चलो नहीं तो 1 2 3 खत्म ही कर लेते हैं, थोड़ा सा और, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी और ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। तो देखो, अब वो टैक्सी से कितना किलोमीटर गया हमको नहीं पता है, वो ट्रेन से कितना नहीं गया हमको नहीं पता। तो मान लो वो टैक्सी से जाता है x किलोमीटर और ट्रेन से जाता है y किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना है? 90। तो मतलब टैक्सी से गया और ट्रेन से गया, टोटल कितना दूर? 90। तो पहला समीकरण तो हमको यहीं से मिल गया, ठीक है। टैक्सी से जो भी गया होगा जितना भी दूर ट्रेन से गया होगा, लेकिन कुल दूरी तो 90 किलोमीटर ही उसको जानी है। अब इसके बाद दूसरा समीकरण के लिए क्या बोल रहा है देखो, कि व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से कितना दूर गया वो x, वो क्या है? दुगुनी है किसकी? ट्रेन से तय की गई दूरी की। तो ट्रेन से कितना तय किया? y, तो इससे डबल है, तो x बराबर 2y। तो 2y को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये। आप चाहो तो 90 को इधर लाके माइनस भी कर सकते हो और राइट हैंड साइड में 0 भी कर सकते हो, ठीक है, हो गया। चलो दूसरा देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित समीकरणों को आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करो। अब देखो, इसका हल क्या होगा जल्दी बताओ भी। इसका हल क्या होगा? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। और वो हल कहाँ होता है? जहां पर दो बिंदुएं काटी हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर काट रही, इसको यहाँ पर मिलाओ तो x का मान कितना है? 2। तो x का मान लिखोगे आप 2 और y का मान कितना है? 3। तो x का मान 2, y का मान 3, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा देखो, देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर में क्या हो रही है? संपाती हो जा रही है। संपाती मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ हल, मतलब अनंत हल लिख देना, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्या है? समांतर है। समांतर मतलब कोई हल नहीं, नो, कोई हल नहीं, ठीक है। उसके बाद अगेन देखो, यहाँ पर दो रेखाएं फिर से एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, तो इसको x में मिलाओ, x में -1, तो x का मान हो जाएगा -1, y का मान कितना हो जाएगा? 2, तो y का मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ग्राफ को जो है हल करके हमने वैल्यू निकालने जो है आनी चाहिए, ठीक है। अगर काटेंगी तो अद्वितीय हल, समांतर नो हल, एक दूसरे के ऊपर संपाती अनंत हल।
और जब काटेंगे तो वैल्यू कैसे निकालोगे, कटान बिंदु को x की तरफ मोड़ दोगे और दूसरे को y की तरफ मोड़ दोगे, तो जहां पर भी x को काटेगा वो x की वैल्यू होगी, जहां पर भी y को काटेगा वो y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आलेखी विधि तक देखते हैं। अगले विधि में हम लोग देखेंगे बीजीय विधि। ठीक है, और वैसे ग्राफिकल विधि कम आता है, बीजीय विधि से ज्यादा आता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसका वेट करना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजीय विधि। एग्जाम में आपको यहाँ से महंगा क्वेश्चन, बहुत महंगे महंगे क्वेश्चन मिलेंगे। महंगे का मतलब होता है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। और बीजीय विधियों में जो है हम लोग 3 विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताना। अगर कोई समस्या आई होगी तो भी कमेंट करके बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, और डिटेल के लिए आप एक बार जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो है जरूर चेक कर लेना। ठीक है, वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद जो है मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप परचेस करना चाहोगे तो। ठीक है, बेसिकली कोर्सेज के बारे में है। ठीक है, जब आप किसी दूसरे जगह कोचिंग जाते हो, जैसे भिलाई आओगे या फिर रायगढ़ जाओगे, कहीं पर जाओगे, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, बिलासपुर या कोरबा कहीं पर भी जाओगे, तो वहां पर जो है रहकर आपको 2 महीने का क्रैश कोर्स का फीस आपका कम से कम 25,000 से 30,000 रुपए जो है हर एक सब्जेक्ट का होगा, मैथ्स साइंस सोशल तीनों का मिला के, या फिर मैथ्स और साइंस का ही मिला के। ठीक है, अब अगर 9th 10th में है तो आपका 20,000 के नीचे तक हो सकता है, और अगर 11th 12th में है तो आपको 20,000 से ज्यादा ही आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा ये वीडियोस जो है आपको देख लो। अगर आपको ऐसी वीडियोस अगर और चाहिए इस तरीके के सेम एक्सप्लेनेशन की, और जो क्वालिटी में अभी देख रहे हो उससे 2 गुना ज्यादा क्वालिटी। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे इस वीडियो को 360 पिक्सल में, या और अच्छा क्वालिटी में देखना चाहोगे तो 480 में। अगर आप ये वीडियोस परचेस करते हो, ठीक है, तो आपको ये वीडियोस मिलेंगे 1080 पिक्सल में, मतलब फुल HD 4K में। ठीक है, तो जो जो इंटरेस्टेड हो गए साइंस मैथ्स और सोशल के लिए जो है, वैसे भी आपका बोर्ड एग्जाम है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल है। और अगर डिटेल जानना है कि कैसे हमको वीडियो मिलेगा, क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पर हम लोग देखेंगे बीजीय विधियां। और यूट्यूब में जितने भी वीडियोस जो आ रही हैं उसमें पूरे के पूरे वीडियोस नहीं आएंगे, पूरे बुक्स के वीडियो नहीं आएंगे, मैं वापिस से बता रहा हूँ। इसमें जो है कुछ ही के वीडियोस जो है आपको मिलेंगे, 2 अध्याय 3 अध्याय के, बाकी के जो है आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो आप परचेस कर सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं है। बाहर जाके पढ़ोगे उससे ज्यादा अपने घर में अच्छे से रहकर पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।